वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस क्लास में जो हम पिछला टॉपिक पढ़ रहे थे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, उसी को ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज जो भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध हुए थे, कर्नाटक वॉर, वो सारे कवर करेंगे। उसके साथ कौन कौन सी ट्रीटी हुई वो भी इसी जगह आज आप याद कर लेंगे। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे क्लास आती है जिसमें मैं जीएस सेक्शन कवर कर रही हूँ। साथ में 9 बजे मॉक टेस्ट चल रहे हैं, अभी गवर्नमेंट स्कीम्स हो रही है और इसके साथ में फुल लेंथ मॉक टेस्ट करा रही हूँ आरओ एग्जाम के लिए और यूपीपीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि आपके सिलेक्शन के लिए एक ही जगह सारा मटेरियल मिल जाए, वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, साथ में डेली प्रैक्टिस कराई जाती है, टेस्ट सीरीज हो फुल लेंथ या फिर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज सारी मिल जाएंगी। तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड किया है, आप उन पर कॉन्टैक्ट कीजिए, कॉल या मैसेज के थ्रू आप अपना कोर्स ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, सारी डिटेल्स उसमें दे दी जाएंगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको उन्हीं पर डिटेल लेनी है या फिर गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके भी आप अपने कोर्स को परचेज कर पाएंगे। तो कोर्स से रिलेटेड जानकारी हो गई, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है कर्नाटक का प्रथम युद्ध, 1746 से 1748 तक चलता है। अब ये युद्ध यहाँ पर देखिए, इसमें क्या कारण थे ये भी जानना रहता है, कब हुआ और किस तरह से खत्म हुआ। तो क्या होता, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य यूरोप में युद्ध चल रहा था उत्तराधिकार का, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का। उसी की वजह से भारत में भी युद्ध प्रारंभ हो जाता है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 एडी के बीच लड़ा गया और यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से प्रभावित था जो कि 1740 में ही वहां शुरू हो गया था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि यूरोप और फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के प्रबल विरोधी थे, अतः भारत में भी इस विरोध का असर पड़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना आपस में युद्ध करने लगती है 1746 की। ठीक है, 1746 में शुरू होता है, लेकिन ध्यान ये भी रखना कि पहल किसकी तरफ से हुई थी, तो अंग्रेजों ने सबसे पहले युद्ध की शुरुआत कर दी थी। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध आपको याद रखना है सेंट थोमे का युद्ध, ये आपको क्रोनोलॉजी में लगाने को आ जाता है। तो 1748 में होता है सेंट थोमे का युद्ध। इसमें क्या होता है कि देखिए, पहले तो अंग्रेज और ये जो फ्रांसीसी होते हैं आपस में युद्ध कर रहे होते हैं। इसके लिए अनवरुद्दीन जो कर्नाटक के नवाब होते हैं वो इसका क्या करते हैं, अपोज करते हैं कि आप हमारे क्षेत्र में ऐसे लड़ाई झगड़ा मत करें, आप शांति से व्यापार करने आए हैं, व्यापार कीजिए। लेकिन क्या होता है, फ्रांसीसी सेना अनवरुद्दीन से ये कहते हैं कि मैं मद्रास जीत करके आपको दे दूंगा। लेकिन जब फ्रांसीसी सेना मद्रास को जीत लेती, अंग्रेजों से छीन लेते हैं, फिर ये क्या होता है, अनवरुद्दीन से इनकी युद्ध हो जाता है और जो महफूज खां इनके नेतृत्व में ये सेंट थोमे का युद्ध होता है। यही चीज आपको यहाँ पे दी हुई है। तो यह युद्ध फ्रांसीसी सेना कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के मध्य लड़ा गया। झगड़ा फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास की विजय पर हुआ, जिसका परिणाम क्या था, फ्रांसीसियों के पक्ष में रहा, क्योंकि कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने महफूज खां के नेतृत्व में लड़ रही भारतीय सेना को अदवान नदी के तट पर स्थित है सेंट थोमे नामक स्थान पर पराजित कर दिया था। तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था, 1740 में प्रारंभ हुआ और अप्रत्यक्ष रूप से प्रथम कर्नाटक युद्ध के रूप में आप भारत में भी देख सकते हैं। लेकिन ये युद्ध समाप्त हो जाता है एक्सला-सेपल की संधि। तो एक ट्रीटी याद रखनी, 1748 में हुई है एक्सला-सेपल की संधि, जिसके द्वारा समाप्त होता है और इस संधि के तहत ही प्रथम कर्नाटक युद्ध भी यहीं पर विराम ले लेता है। और संधि में निश्चित किया गया था कि उसी प्रकार से फ्रांसीसी जो मद्रास अंग्रेजों से जीतते हैं फिर उन्हें वापस लौटा देते हैं। तो ये प्रथम कर्नाटक युद्ध था। सेंट थोमे का युद्ध याद रखना है, फिर इसके बाद एक्सला-सेपल की संधि याद रखना है। अब है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, 1749 से 1754 के बीच होता है। ट्रीटी तो हो गई लेकिन आपस में संघर्ष अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध की नींव भारत में एंग्लो फ्रेंच प्रतिद्वंदिता के कारण ही रखी गई थी। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति के बाद भी लंबे समय तक कोई शांति नहीं रहती है भारत में। तो 1748 में दक्कन के मुगल गवर्नर और हैदराबाद के अर्ध स्वतंत्र नवाब थे निजामुल मुल्क, अब इनकी हो जाती है मृत्यु। अब उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो जाता है और इसी में हस्तक्षेप करना शुरू करते हैं फ्रांसीसी सेना और अंग्रेजी सेना। उसी का परिणाम होता है कि कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हो जाता है। तो निजाम की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए संघर्ष आरंभ हो गया तथा ब्रिटिश और फ्रांसीसी दोनों ने इस पर अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत की, जो कि विवाद का कारण बन गया। तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेक्स, जो कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में सफलतापूर्वक फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहे थे, इन्होंने अंग्रेजों को हराने के लिए स्थानीय राजवंशी विवादों में दखल देना शुरू किया। ठीक है, दक्षिण भारत में अपनी शक्ति फ्रांसीसी राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने का प्रयास किया। देखिए, फ्रांसीसी पहले बहुत अच्छी कंडीशन में थे, मतलब कि वो हस्तक्षेप कर रहे थे और वो एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर भी रहे थे। किंतु क्या होता है, बाद में अंग्रेज कैसे बढ़ते हैं, ये भी हम कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में देखेंगे। द्वितीय युद्ध में डुप्ले अपनी जो
कूटनीतिक जो सोच है उसकी वजह से हर जगह वो जीतता जाता है। यहाँ पर देखेंगे कि क्या होता है, यहाँ पर कि दक्षिण भारत में अपनी सक्रिय फ्रांसीसी राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने का ये प्रयास कर रहे थे और परिणाम स्वरूप द्वितीय कर्नाटक युद्ध हो जाता है 1749 से 1754 तक चलता है। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी स्थिति मजबूत कर रखी थी। यहाँ पर फ्रांसीसी चाहते थे तो जिसको वो चाहते हैं वो नवाब बन जाए, जिससे उनका वर्चस्व बना रहे, जैसे वो चाहते वैसे व्यापार कर पाए। फिर हो जाता है अंबूर का युद्ध 1749 में। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि अंबूर के युद्ध में मुजफ्फर जंग, चंदा साहब फ्रांसीसी, इनकी संयुक्त सेना के बीच क्या हो जाता है 1749 में अंबूर का युद्ध। वेल्लोर के पास एक जगह है वहां पर, और यहाँ पर जब ये युद्ध करते हैं तो अनवरुद्दीन को यहीं पर पराजित करते हैं, उसकी हत्या भी कर देते हैं। तो नवाब का पुत्र, इसमें देखेंगे नवाब तो युद्ध में मर गया, अब इनका पुत्र था मोहम्मद अली, तो दावेदारी उसकी बनती थी, वारिस के रूप में वही था। तो मुजफ्फर जंग को हैदराबाद के निजाम और दक्कन के सूबेदार के रूप में पदारूढ़ किया गया और डुप्लेक्स को कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित सभी मुगल क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया गया। तो आपको ध्यान ये रखना, कर्नाटक में कौन नवाब बन रहा है और हैदराबाद में। पुदुचेरी के आसपास के क्षेत्र और उड़ीसा तट, मसूलीपट्टनम सहित भी कुछ क्षेत्र अब फ्रांसीसियों को मिल जाते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर मुजफ्फर जंग हो जाता है हैदराबाद का निजाम, तो इसके वजह से क्या होता है, डुप्ले को जो वो चाहता था वैसे ही उसको क्षेत्र मिल जाते हैं। पुदुचेरी के आसपास के क्षेत्र, उड़ीसा तट, ये सब इनको मिल गए। हालांकि कुछ महीने बाद मुजफ्फर जंग की हत्या कर दी गई और फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग के जो चाचा थे सलाबत जंग, इनको क्या किया, नया निजाम बना दिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रॉबर्ट क्लाइव था, यहाँ पर उसकी कूटनीतिक सोच का आप देखेंगे प्रभाव दिखता है। तो बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रथम ब्रिटिश प्रशासक के बनकर के आते हैं तिरुचिरापल्ली में। मोहम्मद अली को प्रभावी सहायता प्रदान करने में विफल रहने के बाद उसके समक्ष मद्रास के गवर्नर सॉन्डर्स पर डाइवर्जन आक्रमण करने का प्रस्ताव रखा। उसने सुझाव दिया कि डाइवर्जन हम अटैक करेंगे। उसने तिरुचिरापल्ली पर सैन्य दबाव को हटाने के लिए कहा और जो कर्नाटक की राजधानी अरकाट, इस पर अचानक छापामार आक्रमण करने का सुझाव दे दिया, जिसमें अंग्रेज जीत भी जाते हैं। और कई युद्ध लड़ने के पश्चात मोहम्मद अली ने चंदा साहब की हत्या कर दी और बाद में अब कर्नाटक का नवाब कौन बन जाता है, तो आप मोहम्मद अली को याद रखेंगे। लेकिन ये युद्ध भी रुकता है, कैसे रुकता है, पौंडीचेरी की संधि से। तो पौंडीचेरी की संधि हो जाती है 1755 में। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों द्वारा और फ्रांसीसियों ने मुगल सम्राट और अन्य भारतीय नरेशों द्वारा जो दी गई उपाधियां थी उनको त्यागा। भारतीय नरेशों के झगड़ों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। वादा बहुत कुछ करते थे, लेकिन आप देखते हैं ऐसे ही ये इतने समय तक शासन नहीं कर पाए, हमेशा राजनीति में ही हस्तक्षेप करते थे। दोनों कंपनियों को अपने अपने वापस क्षेत्र मिल जाते हैं, संधि होती है। और इस संधि में यह भी व्यवस्था की गई कि बुस्सी हैदराबाद में ही रहेगा। तो इस संधि के संदर्भ में डुप्ले ने लिखा था कि गुडेहू ने अपने देश के विनाश और सम्मान पर हस्ताक्षर किए। देखिए यहाँ पर युद्ध हो रहे थे तो फ्रांसीसी जो हैं वो सोचते हैं कि अब डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है। तो इस प्रकार कर्नाटक युद्ध का जो दूसरा दौर भी है वो भी अनिश्चित रहा, परंतु स्थल पर अंग्रेजी सेना की यहाँ पर प्रधानता सिद्ध हो जाती है और उनका प्रत्याशी था मोहम्मद अली, ये कर्नाटक का नवाब भी बन जाता है। तो इस प्रकार अंग्रेजों की जो प्रधानता है वो आपको दिखेगी। तो हैदराबाद में अभी फ्रांसीसियों की जो अवस्था है सुदृढ़ रहती है तथा उन्होंने सूबेदार थे जब सलावत जंग, इससे उत्तरी सरकार के 4 जिले लिया, मुस्तफानगर, एल्लोर, राजमुंद्री और चिकाकोल प्राप्त कर लिया था। अब कर्नाटक का तीसरा युद्ध क्यों हो रहा है वो भी देखिए। अगला युद्ध होता है कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 तक चलता है। तो जो पौंडीचेरी की संधि थी वो कुछ ही समय की थी, बार बार संधि करते थे लेकिन इनके बीच फिर से संघर्ष शुरू हो जाता था। संघर्ष क्यों शुरू हुआ कि यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो जाता है 1756 में। उसी का परिणाम होता है भारत में भी एक दूसरे के विरोध में आ जाते हैं। अंग्रेज फ्रांसीसी फिर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। 1757 में एक दूसरे के स्थानों पर आक्रमण करना ये शुरू करते हैं। तो दक्षिणी फ्रांसीसी ने तिरुचिरापल्ली को लेने का सफल प्रयत्न किया, परंतु कर्नाटक के अधिकांश भाग उनके अधिकार में आ जाते हैं। फिर 1757 में अंग्रेजों ने चंद्रनगर, बालासोर, कासिम बाजार, पटना, इन जगहों पर जो भी फ्रांसीसी फैक्ट्री थी इन सब पर अधिकार कर लिया। और युद्ध का वास्तविक आरंभ होता है 1758 से, जब फ्रांसीसी सरकार ने काउंट डी लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी प्रदेशों के सैनिक और असैनिक अधिकारों से युक्त अधिकारी नियुक्त कर दिया। तो काउंट डी लाली ने क्या किया कि 1758 में फोर्ट सेंट डेविड को जीत लिया और इसके पश्चात मद्रास को घेर लेता है। लेकिन जो अंग्रेजी नौसेना आ जाती है तो इनको अपना बेड़ा यहाँ पर जो घेरा डाल रखा था वो हटाना पड़ जाता है। इसमें महत्वपूर्ण युद्ध याद रखना है आपको, वांडीवास का युद्ध। ये एक निर्णायक युद्ध होता है जो कि होता है अंग्रेजों फ्रांसीसी के मध्य। यहाँ से फ्रांसीसी सत्ता पूरी तरह से लगभग खत्म हो जाती है, सिर्फ ये व्यापार के लिए यहाँ रह जाते हैं। तो 22 जनवरी 1760 को तीसरे कर्नाटक युद्ध का जो निर्णायक युद्ध है वो 22 जनवरी 1760 को तमिलनाडु के वांडीवास या वांडीवासी नाम की जगह यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा जीत लिया गया था।
तो अंग्रेज जनरल थायरकुट और काउंट डी लाली था, इनके नेतृत्व में जो फ्रांसीसी सेना है वो पराजित हो जाती है और मार्किस दी बुस्सी को बंदी बनाया जाता है और 16 जनवरी 1771 को आत्मसमर्पण किया जाता है इसके बुस्सी के द्वारा। और पूर्व 8 महीने तक लाली और वीरतापूर्वक पुदुचेरी की रक्षा की गई। मतलब जो बुस्सी है उसको बंदी बनाया जाता है, आत्मसमर्पण कर देते हैं, लेकिन उससे पहले 8 महीने तक ये पुदुचेरी की रक्षा करता है। कौन? ये काउंट डी लाली को याद रखिएगा। फिर पुदुचेरी, जिंजी और माहे पर अपना वर्चस्व खो देते हैं ये फ्रांसीसी और इसके पश्चात भारत में जो फ्रांसीसी शक्ति बहुत ही निम्नतम स्तर पर आ जाती है। लाली को युद्ध बंदी के रूप में लंदन ले जाया जाता है, फिर फ्रांस को सौंप दिया जाता है और इसको कैद किया जाता है। 1766 में से मृत्यु दंड भी दे दिया जाता है। तो युद्ध कैसे समाप्त होगा? एक संधि होगी, पेरिस की संधि 1763 में। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर होते ही 1763 ईस्वी में सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हुआ और इस संधि के द्वारा फ्रांसीसियों को भारत स्थित उनके सारे कारखाने वापस किए गए, लेकिन अब उनकी ना तो किलेबंदी कर सकते थे, ना ही सैनिक वहां डेरा डाल सकते थे। फ्रांसीसी अब सिर्फ क्या हुए, व्यापार के लिए ही यहाँ कार्य कर सकते थे। और तृतीय कर्नाटक युद्ध निर्णायक साबित हुआ क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज जीत जाते हैं और यहाँ पर सबसे बड़ी सत्ता बनकर के उभरते हैं और इसमें फ्रांसीसियों की पराजय होती है। अब यहाँ पर उनके साम्राज्य की स्थापना के जो सारे अवसर थे समाप्त होते हैं, वे सिर्फ व्यापारी मात्र रह गए थे। तो आज की क्लास है जिसमें सारे कर्नाटक वॉर, सारी ट्रीटी मैंने समझाई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पेड कोर्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। धन्यवाद।